अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 एंड 9 खुश रहें बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे इलामा मोहम्मद इकबाल नज़म नंबर 4। उनका तारुफ पढ़ रहे हैं। 1877 1877 से लेकर 1938 1938 हमारे कौमी और मिली शायर, मुफक्किर और नज़रिया पाकिस्तान के खालिक तख्लीक करने वाले खुतबा इलाहाबाद 1930 में 1930 में इलामा इकबाल ने जो है सबसे पहले ये तसव्वुर दिया था कि जिन इलाक़ों में मुसलमानों की अक्सरियत है उन इलाक़ों में मुसलमानों की हुकूमत कायम होनी चाहिए। इसलिए इन्हें नज़रिया पाकिस्तान का खालिक भी कहा जाता है। मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। आपने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़े में एमए किया। आला तालीम के लिए यूरोप गए और वहाँ से बार एट लॉ और डॉक्टरेट की डिग्रियाँ हासिल की। वतन वापसी पर वकालत का पेशा इख्तियार किया। 1930 में खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का नज़रिया पेश किया। 1938 1938 में इंतकाल किया और लाहौर में शाही मस्जिद के करीब दफन हुए। इलामा इकबाल ने उर्दू फ़ारसी दोनों ज़बानों में पुरअसर और पुरसोज, दर्द से भरी हुई, जज्बात से भरी हुई, होश और शऊर को झंझोड़ देने वाली शायरी की। उन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल गोई से किया, मगर बाद में ज़्यादातर तवज्जो नज़म निगारी की जानिब मबजूल कर दी। ज़्यादा तवज्जो नज़म निगारी को दी, नज़म पर दी, क्योंकि कौम तक अपना पैगाम पहुँचाने का ये ज़्यादा मौसर ज़रिया था। इकबाल का दायरा फ़िक्र मुशाहिदा कायनात और मुताला बहुत वसी था। आप अल्लाह ताला और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे और इस चाहत, मोहब्बत, अकीदत का इजहार जा वजह जगह जगह उनके कलाम में दिखाई देता है। इकबाल ने महज रवायती इश्क व आशिकी के मौज़ूआत से हटकर अपनी शायरी में ज़िंदगी, कायनात, खुदा, इब्लीस, अक्ल व खर्द, तसव्वुर, कौमियत, मर्द मोमिन, सियासत और मुमलिकत और खुदी और बेखुदी का फ़लसफ़ा पेश किया। ये वो मौज़ूआत हैं जिन पर इकबाल ने लिखा है और इन्हीं की वजह से इकबाल को हम अपनी कौमी शायर कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इकबाल जैसा अजीम शायर और फ़लसफ़ी आज तक पैदा ना हो सका। बांगे दरा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम उनकी उर्दू शायरी की किताबें हैं। ये बहुत तवज्जो से पढ़िएगा, याद कीजिएगा। वजह यह है कि ये सेक्शन ए में MCQs में आती हैं। अरमग़ान हिजाज़ में भी कुछ उर्दू नज़में शामिल हैं, जबकि इसका गालिब हिस्सा, ज़्यादा हिस्सा फ़ारसी में है। फ़ारसी के दीगर शेरी मजमू में प्याम मशरिक़, जावेदनामा, ज़बूर अजम, रमूज़ बेखुदी और इसरार खुदी शामिल हैं। इलामा इकबाल एक बड़ा नाम है और हर बड़े आदमी का नाम एक तिलिस्म है, एक जादू होता है जिसे ज़बान पे लाते ही नज़र के सामने एक नया जहान उभरता है। तारुफ के बाद अभी हम इसकी मशक़ करेंगे और फिर दूसरे लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इकबाल की नज़म की पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख की तशरीह करेंगे। इकबाल ने डाली और शजर से क्या मुराद ली है? इकबाल ने इसमें फ़लसफ़ा इज्तिमाइयत जो है ये मुराद ली है। इसमें फ़लसफ़ा इज्तिमाइयत मुज़मिर है। डाली से मुराद फ़र्द और शजर से मुराद मिल्लत इस्लामिया है। दूसरा आपका सवाल का जवाब है जिसमें पूछा गया है अहद ख़िज़ा किसके वास्ते लाज़वाल है? अहद ख़िज़ा दरख्त से जुदा होने वाली शाख के लिए लाज़वाल है। यहाँ इलामती अंदाज़ अपनाया गया है। तीसरे सवाल का आपका जवाब है जीम, जिसका किसके गुलिस्तान में फ़सल ख़िज़ा का दौर है? मिल्लत इस्लामिया और ख़ुसूसन बरसग़ीर में बसने वाले मुसलमानों के गुलिस्तान में फ़सल ख़िज़ा का दौर है। इसके बाद है जेबे गुल किस चीज़ से खाली है? जेबे गुल ज़रदानों से खाली है जिनसे नए फूल पौधे बनते हैं। मुराद बाकमाल क़यादत है। उसके बाद आपका सवाल है जनाब कि खिलवत औराक में कौन नग़माज़न थे? खिलवत औराक में तैयूर नग़माज़न थे। मुराद अजीम सपूत, मुखलिस, कामयाब, मेहनती लोग।
پھر آپ کا سوال ہے ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ اقبال کی نظم کے مطابق ہمیں شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہونا چاہیے، اپنی تنہائی، اپنی انا سے باہر آ کر ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی، اتحاد اور یکجہتی کی اہمیت اجاگر کرنا ہوگی۔ اس کے بعد سوال ہے امید بہار کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ امید بہار کے لیے ٹہنی کا شجر سے جڑے رہنا ضروری ہے، علامتی انداز ہے، مراد فرد کا قوم، ملک اور ملت اور عالمی دنیا سے باہمی تعلق، فکری ارتباط لازم ہے۔ پھر آپ نے شعر لکھ دینا ہے اسی کے ساتھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ بلکہ ان تمام سوالوں کے جواب کے ساتھ آپ کتاب سے دیکھ کر شعر لکھیں، اس کا بہت اچھا تاثر جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے قوافی کی نشاندہی کریں۔ قوافی ہے اس نظم کے سحاب، بہار، برگ و بار، زر کامل عیار، سایہ دار، روزگار، استوار، امید بہار۔ پھر شعر کی نثر بنانا ہے۔ نثر میں آپ نے اس کو لکھنا ہے، خلوت اوراق میں جو طیور نغمہ زن تھے، تیرے شجرے سایہ دار سے رخصت ہو گئے۔ آپ کا اگلا سوال ہے کالم ملائیے، کالم الف میں نمبرنگ کر لیجئے 1 2 7 1 2 3 4 5 6 7 1 سے 7 تک، اور دوسری سائڈ پر آپ اس طریقے لکھیے، تعلق نمبر 3، طیور نمبر 4، صحاب بہار نمبر 2، شجر نمبر 1، آشنا نمبر 7، زر کامل نمبر 5، سبق اندوز نمبر 6، اور اس طریقے سے یہ الفاظ کالم الف سے کالم بے مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے مرکبات کے معنی اور جملے۔ فصل خزاں، علامتی انداز اداسی، خزاں کا موسم، فصل خزاں عروج پر ہے۔ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی جس میں فصل خزاں آئے۔ رنگ وہ ہے جس میں فصل خزاں سے بڑھ کر شان رنگین یہ حسن چمن آرا بھی نہیں۔ صحاب بہار، بہار کا بادل صحاب بہار چھاتے ہی زندگی لہلہا اٹھی۔ عہد خزاں، خزاں کا دور، عہد خزاں خاموش حسن ہے۔ برگ و بار، پتے اور پھل، موسم بہار آتے ہی اداس درخت برگ و بار سے سج گئے۔ نغمہ زن، گیت گانا، بچے اسکول میں نغمہ زن تھے۔ خلوت اوراق، پتوں میں چھپ جانا، خلوت اوراق میں جانے کتنے پرندوں کے گھونسلے ہیں۔ شجر سایہ دار، گھنے درخت، والدین ہمارے لیے شجر سایہ دار ہیں۔ شاخ بریدہ، کٹی ہوئی شاخ، شاخ بریدہ سے راہ میں رکاوٹ ہے۔ سبق اندوز، نتیجہ خیز، اماں نے سبق اندوز قصہ سنایا۔ قاعدہ روزگار، زمانے کا طریقہ شیوا، قاعدہ روزگار رہا ہے، محنت ہی میں کامیابی ہے۔ امید بہار، اچھی آس آرزو، حوصلہ مند لوگ مشکل حالات میں بھی امید بہار پر زندہ رہتے ہیں۔ واحد جمع شجر اشجار، اوراق جمع ہے، ورق واحد ہے اس کا، طیور جمع ہے، طائر، نغمہ نغمات نغمے، سبق اسباق، ملت ملل، اس طریقے سے لکھتے ہیں ملل۔ رابطہ روابط جمع ہے، روابط، فرد واحد ہے، افراد جمع ہے، اقوام جمع ہے، قوم اس کی واحد ہے۔ متضاد لکھنے، خزاں بہار، گل خار، لازوال زوال، اتفاق انتشار، امید نا امید۔ اعراب لگائے ہیں یہاں پر آپ دیکھیے، فصل زبر آئے گا دونوں جگہ پہ، فے پہ بھی سواد پہ بھی، صحاب، بوریدہ، گلستاں، سبق، روزگار، خلوت، امید۔ اس کے بعد مناسب لفظ سے مصرع مکمل کرنے، یہ نظم سے بھی ہو سکتا ہے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ ہے، لازوال عہد خزاں اس کے واسطے جو نغمہ زن تھے، خلوت اوراق میں طیور ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ علامہ اقبال نے فرد اور قوم کے تعلق کو کیسے واضح کیا ہے؟ فرد اور قوم کے تعلق سے جو ہے آپ کو اشعار لکھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ آخر میں دیکھیں تو یہاں پر بھی سوال نمبر 10 اور 4 فرد اور ملت کے باہمی تعلق کے بارے میں یہ سوال میں ابھی آپ کو کروا دیتی ہوں۔ اس کے یہ آخر میں ابھی کرواتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ تینوں سوالوں کا جواب نمبر 10، 11 اور 4، ان تینوں کا جو اشارات تدریس میں نمبر 4 ہے، اس کا تقریباً ملتے جلتے جواب ہیں، آپ کو ابھی میں بتا دیتی ہوں۔ اس کے بعد سوال دیکھیے کہ نمبر 12 ہے کویسچن، فصل خزاں رابطہ استوار مرکب اضافی کی وہ کہہ رہے 5 مثالیں، اس پوری نظم میں جتنی مثالیں یہاں بتائی جا رہی ہیں، صحاب بہار، عہد خزاں، جیب گل، زر کامل، نغمہ زن، خلوت اوراق، شجر سایہ دار، قاعدہ روزگار، امید بہار۔
इसके बाद यहाँ पर सरगर्मियों में है इत्तेहाद और इत्तफाक पर कोई नज़म आपको तलाश करने की बजाय आपने इस मौजू पर मुकालमा या ख़त लिखना है। ये आपकी कवायद इंशा की किताब से इसका तरीक़ेकार, आपको इसका लिखने का अंदाज़ मिल जाएगा। इससे पहले भी आप लिखते रहे, छोटी क्लासेस में भी, 7th में भी, 6th में भी, 5th में भी ख़त और मुकालमा लिखने का तरीक़ेकार आपको मालूम है। आपने इस मौजू पर जो है आपने मुकालमा लिखने की कोशिश करनी है और ख़त लिखने की कोशिश करनी है। आपको इस हफ़्ते में यही काम दिया जा रहा है कि आपको जो काम करवाया जा रहा है इसे आप अपनी नोटबुक पे करें, मश्क करें, ताकि आपका जो है लिखने की मश्क हो सके। उर्दू में लिखना और लिखने पर ही आपको नंबर मिलेंगे। लिखने की मश्क इंतहाई ज़रूरी है। और इन मौज़ूआत पर आपको जिससे पहले भी नज़म पढ़ाई गई है, बरसात मंज़र निगारी के हवाले से, उसमें भी आपको मुकालमा दिया गया है। यहाँ पे भी इस पर आपने या मुकालमा लिखना है या ख़त लिखना है। कवायद इंशा में इसका अंदाज़ लिखा हुआ है, वहाँ पे देख लीजिए। वहाँ से आपको मदद मिलेगी कि ख़त किस अंदाज़ में तहरीर करना है और मुकालमा किस अंदाज़ में तहरीर करना है। ख़तूत के लिए आपके पास कवायद इंशा के बाब शीशम है। पेज नंबर 58 से 64 और 72 पर आपको ख़तूत मिल जाएंगे। और मुकालमे के लिए आपके पास पेज नंबर 73 to 78 है कवायद इंशा के, वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। असातिज़ा तलबा को बताएं कि अल्लामा इकबाल हमारी कौमी शायर हैं, ये अभी बताया जा चुका है। इत्तेहाद यगानगत का दर्स दिया है, इसकी शायरी से आपको मज़ीद वाज़ेह हो रहा है। इसके बाद अल्लामा इकबाल की मिली शायरी कौमी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। कौमी शायर हैं और उन्हें कौम का दर्द है, उम्मत मुस्लिमा का दर्द है, मिलत का तसव्वुर उन्होंने दिया, नज़रिया पाकिस्तान के खालिक हैं। और फिर फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। इसके साथ अब आपको करवाया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10, 11 और सरगर्मियों का क्वेश्चन नंबर 4। जी जनाब, यहाँ पर आपका सवाल है, नज़म में कौम और फ़र्द के ताल्लुक़ को किस तरह वाज़ेह किया है। आपका जवाब है, इकबाल ने इस नज़म में इलामती अंदाज़ इख्तियार करते हुए फ़र्द को टहनी, शाख और कौम को शजर कहा है। दरख्त सूख भी जाए तो उम्मीद कायम रहती है कि बहार की आमद पर शायद कोंपलें निकल ही आएँ, हरा भरा हो ही जाए। सख्त वक्त के बाद अच्छा वक्त आ ही जाता है, लेकिन टहनी अगर दरख्त से काट कर अलहदा कर दी जाए तो उसकी मौत वाक़ हो जाती है। इसी तरह फ़र्द की शनाख्त वक़ार अपनी कौम से है। हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा और कौमें अफराद से बनती हैं। यहाँ इत्तेहाद, यकजहती फ़र्द कौम के बाहमी ताल्लुक़ और फ़िक्री इर्तिबात से मुतारिफ़ कराया गया है। इसके बाद सवाल नंबर 11 में है, और जो कि इशाराते तदरीस में भी पूछा गया है कि मज़ीद अशार बताएँ। और ये जितने अशार आपको बताए जा रहे हैं ये तशरीह में भी इस्तेमाल होंगे और मज़मून या मुकालमे में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खाके काशगर। एक मिसरा दिया जा रहा है, बिजलियाँ जिसमें हो आसूदा वो खरमन तुम हो। दूसरा शेर है, इनकी जमीयत का है मुल्को नसब पे इन्हिसार, कुव्वत मज़हब से है मुस्तहकम जमीयत तेरी। कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। दामने दी हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। दिल मुर्दा दिल नहीं है इसे ज़िंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। आह के खो गया तुझसे फ़कीरी का राज, वरना है माले फ़कीर सल्तनते रूम शाम। सुभान अल्लाह। मेरे ज़ौक़े तस्ख़ीर फ़ितरत के आगे अनासिर का कल्बो जिगर कांपता है। अरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। है उसकी ज़द में खिला और मावराए खला, ये मुश्त खाक कहाँ खाक में समाही है। आज भी हो जो इब्राहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा।